और दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस यूट्यूब के माध्यम से संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो निःशुल्क आपके सामने उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की दिल या आत्मा कहा जाता है, उसको लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे प्रमुख अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों को बनाए रखने की गारंटी देता है। ठीक है, मतलब अगर आपका मूल अधिकार कहीं पर छीना जा रहा है, अगर मूल अधिकारों का हानि हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी सुनिश्चितता आपको अनुच्छेद 32 के माध्यम से मिलती है। तो इसी क्रम में हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आने वाले 5 रीट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 32, जैसा कि आपको पता होगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, मतलब अगर कहीं भी आपका मूल अधिकार क्षीण हो रहा हो, मूल अधिकार की हानि हो रही हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये चीज सुनिश्चित करता है कौन? अनुच्छेद 32। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा होगा कि एक पीड़ित नागरिक के मूल अधिकार के प्रवर्तन के उपाय शामिल है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, स्वयं में एक मूल अधिकार भी है और ये अन्य मूल अधिकारों का रक्षा भी करता है, संरक्षक भी है। ठीक है, स्वयं एक मूल अधिकार तो है ही, लेकिन अन्य अधिकारों का क्या करता है? रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 32 में 4 तरह के प्रावधान है। देखो, उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, अगर मूल अधिकार हानि हुआ है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके बारे में बताता है। उच्चतम न्यायालय इस विषय में रीट जारी कर सकता है, रीट जारी करने की शक्ति मिलता है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है, अधिकार दे सकता है। ठीक है, संसद के पास शक्ति है कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय के पास तो है, लेकिन अन्य न्यायालय को भी दे सकता है कौन? संसद कानून बना के। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान द्वारा अन्यथा उपपन्न न किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 32 है तब तक निलंबित नहीं होगा जब तक देश में या तो राष्ट्रीय आपातकाल न लगा हो या इस प्रोविजन को संसद एकदम पूर्ण बहुमत से डिलीट ना कर दे, तब तक इसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बना रहेगा मूल अधिकार के रूप में। ठीक है, क्लियर? ये बेसिक चीज हो गई। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या है? संरक्षक के रूप में काम करता है ना। तो अनुच्छेद 32 का होना मूल अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। ठीक है, मतलब आपको अगर उल्लंघन हो रहा है मूल अधिकारों का, तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से ही वो सुनिश्चितता हो पाएगी पुनः मूल अधिकारों की। ठीक है, तो आपको इस विषय में जानकारी पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि भाई आपका अधिकार तभी तक बना रहेगा ना जब तक उसको बनाने के लिए कुछ प्रतिबंध हो। तो बनाए रखने के लिए जो प्रतिबंध है, जो संरक्षण है, यह अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। ठीक है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। मतलब आपातकाल के समय आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 359। आपको पता होगा अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति एक निर्देश निकालता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कि कौन कौन से मूल अधिकार सस्पेंड होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकार कैसे प्रवर्तित होंगे, मतलब कैसे लागू होंगे, इसके विषय में बताता है। उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार मूल है लेकिन अनन्य नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार का अगर हनन होता है ना, तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अनन्य नहीं है। अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव नहीं, मतलब ये केवल मूल अधिकार के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। मतलब जैसे हाई कोर्ट है, मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? इसको भी वैसे ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है जैसे इसको प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को, लेकिन एक
महत्वपूर्ण अंतर ये है कि मूल है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकार क्षेत्र है वो मूल है, मतलब केवल मूल अधिकार के मामले में जारी कर सकता है, अनन्य नहीं है, मतलब अन्य मामलों में नहीं जारी कर सकता। जबकि 226 क्षेत्राधिकार थोड़ा व्यापक है, मूल अधिकार के मामले में तो जारी कर ही सकता है, इसके साथ साथ कुछ अन्य मामलों में भी रिट जारी करता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। देखो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भाई आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मत पहुंच जाओ ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो आप पहले 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट में भी वही संरक्षण प्राप्त है जो उच्चतम न्यायालय में प्राप्त होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में भी वही संरक्षण प्राप्त होगा जो उच्चतम न्यायालय में प्राप्त है। तो पहले आप उस प्रक्रिया से गुजर जाइए कि अगर हाई कोर्ट संभव है तो हाई कोर्ट पहुंच जाइए, अगर नहीं होता है तब फिर आप आइए हमारे पास। ठीक है, तो ये बोलता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए। ठीक है, चलो। किसी कार्यकारी आदेश या कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि सीधे तौर पर मूल अधिकार का उल्लंघन न। देखो अनुच्छेद 32 सीधा सीधा बोलता है कि आपका मूल अधिकार का हनन होगा ना तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब आपका मूल अधिकार का हनन उल्लंघन हो। अगर ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ याद रखने की बात है, डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण कोट है कि यह अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के बिना संविधान निरर्थक है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करता है, मतलब आपके मूल अधिकार के हनन होने पर यह सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकार बना रहेगा और इसका संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसमें 5 तरह के रीट के बारे में चर्चा है, 5 तरह की रीट के बारे में चर्चा है। इस रीट को हम देखेंगे। देखो न्याय का स्रोत अंग्रेजों के विशेषाधिकार रीट से लिया गया है। ये जो आर्टिकल 32 है अंग्रेजों के विशेषाधिकार रीट से लिया गया है। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। जैसा पीछे भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो है ही, सुप्रीम कोर्ट के तहत 32 और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन अगर संसद चाहे तो कानून बना के किसी अन्य न्यायालय, मतलब जिला न्यायालय हो या और नीचे स्तर के न्यायालय हो, उनको भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और यहाँ वही लिखा है कि उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। देखो अब 5 तरह के रिट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, ये पहले हम जो पढ़े ये तो बेसिक्स था, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। रिट के प्रकार, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर प्रस्तुत करना। यहाँ सशरीर थोड़ा सा मिट गया है या टाइप नहीं हो पाया है। टू हैव द बॉडी ऑफ, सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से या मनमानी तरीके से हिरासत में लिया गया हो, तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, इस रिट के माध्यम से न्यायालय बोलता है कि सशरीर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब जिसको बंदी बनाया गया है, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने लाइए। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस जो रिट है ये क्या बोलता है कि बंदी को जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाए। किसको? जिसको मनमानी तरीके से या अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है। याद रखना इसमें निजी भी शामिल है और सार्वजनिक प्राधिकरण, मतलब अगर पुलिस ने किसी को मनमाने तरीके से अपने हिरासत में रखा हो या किसी व्यक्ति ने किसी को अवैध तरीके से किडनैप करके रखा हो, ठीक है, किसी को अवैध तरीके से हिरासत में रखा हो, तो दोनों मामलों में हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जा सकता है। याद रखेंगे दोनों मामलों में। ठीक है, कब जारी नहीं किया जा सकता? अगर हिरासत विधि संबद्ध है। विधि संबद्ध मतलब यदि लीगल है, अगर एक किसी कानून का फॉलो करते हुए किसी को हिरासत में लिया गया हो, जैसे कि न्यायालय की अवमानना हो गया, हिरासत के आदेश अगर खुद न्यायालय ने दिया हो, तो ऐसे केसेस में बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, हैबियस कॉर्पस के बारे में 2-3 चीज याद रखेंगे। पहला, हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। किस व्यक्ति को? जिन्हें मनमानी या अवैध हिरासत में रखा गया है। किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण, मतलब किसी आम व्यक्ति के तहत खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जिसने किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा है, पुलिस हो गया या
और प्राधिकरण जैसे आईबी, सीबीआई ये सार्वजनिक प्राधिकरण है, इनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। कब जारी नहीं किया जा सकता? जब हिरासत विधि सम्मत हो, मतलब लीगल ऑर्डर के तहत लिया गया डिसीजन हो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीट है परमादेश, मैंडेमस, परमादेश, इसको क्या बोलते हैं जी? मैंडेमस, इंग्लिश में मैंडेमस, परमादेश बोल रहे हैं, मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं। तो आदेश कौन देगा? बड़ा आदमी छोटे आदमी को देगा, मतलब आदमी के सेंस में बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को देगा। तो न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। अब आदेश किसको दे सकेगा? कोर्ट। वह जो सरकारी कर्मचारी होगा जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा होगा, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा होगा, करने में विफल रहा होगा, उनके खिलाफ जारी करेगा कौन? परमादेश। की अगर मान लो कि कोई जिला कलेक्टर है, वो कुछ काम को करने के लिए मना कर रहा है, तो कोर्ट बोल सकता है उसको कि हम आदेश देते हैं, आपका ये दायित्व है, आप ये काम करें। जैसे देखो, उद्देश्य किसके खिलाफ? किसी सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण और सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, इसमें सब सरकार के जितने भी सरकारी पक्ष हैं, चाहे उसमें कलेक्ट्रेट हो, चाहे छोटे न्यायालय हो, या किसी निगम हो, नगर निगम, नगर पालिका, या सरकार के और तरह तरह के उपबंध के तहत जो गठित संस्था है, उन सब के विरुद्ध जारी किया जा सकता है क्या? परमादेश। किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? तो परमादेश निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। या गैर संवैधानिक विभाग द्वारा जारी निर्देश को लागू करने में विवेकाधीन शक्ति, मतलब इसको आप मोटा मोटा ये मानिए, निजी व्यक्ति जो सरकार के बंधन में नहीं है, उसके खिलाफ आप परमादेश नहीं जारी कर सकते, ठीक है। अब कोई निजी व्यापार कर रहा है, तो भाई उसको ये थोड़ी बोलोगे, आदेश देके कि तुम ये सामान मत बेचो, ये सामान बेचो, ठीक है। तो ऐसा आदेश नहीं दे सकते। जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उसके खिलाफ ही परमादेश, मैंडेमस, जारी किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा रीड, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोकना। तो किससे रोकना जी? कार्यवाही से रोकना, कार्यवाही न करने का आदेश देना। तो कौन देगा? उच्चतर न्यायालय। उच्चतर न्यायालय का कहने का मतलब है, अगर हाई कोर्ट के मामले में बोले, तो अगर हाई कोर्ट उच्चतर न्यायालय है, तो उसके नीचे वाला कोर्ट कौन होगा? अधीनस्थ कौन होगा? जिला न्यायालय, ठीक है। तो वैसे ही जब सुप्रीम कोर्ट के मामले में बोलेंगे, तो उच्चतर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट हो जाएगा। तो उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए रिट जारी करता है। जैसे कोई निर्णय देना है, ठीक है, और अगर बड़े न्यायालय को, अगर जैसे मान लो उच्च न्यायालय कोई आदेश दे रहा है, कुछ निर्णय दे रहा है, और इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगे कि ये जो डिसीजन है ना, ये उच्च न्यायालय देने के लायक नहीं है या उनकी सीमा के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो निर्णय को अपने पास मंगा लेगा, ठीक है, और अपना निर्णय देगा वो, ठीक है। यह रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों पर लागू होती है, याद रखेंगे। मतलब प्रतिषेध जो है केवल न्यायालयिक क्षेत्र में ही लागू होगा। बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को रोकने का आदेश देगा, कार्यवाही से रोकने का। ये किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? अब इसमें लिखा गया कि न्यायिक क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, तो बाकी कुछ भी चीज हो उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक प्राधिकरण हो गया, विधायी हो गया, निजी व्यक्ति हो गया, निकाय हो गया, इसके विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, जारी नहीं किया जा सकता प्रतिषेध। प्रतिषेध बड़ा न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय के लिए ही जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा? जब कार्यवाही से रोकना हो। अभी कार्यवाही चल ही रहा है, तो कार्यवाही से रोकना है, तब प्रतिषेध जारी किया जाएगा। इसके बाद जो चौथा रीट है, उत्प्रेषण, सर्टियरी जो रीट है, उत्प्रेषण, ये प्रमाणित होना या सूचित करना, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित करना, उत्प्रेषण, ठीक है। देखो, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसको पूछा जाता है, ठीक है। क्या अंतर है? कि प्रतिषेध केवल निवारक होता है, इसके विपरीत उत्प्रेषण निवारक और उपचारात्मक दोनों होता है। कहने का मतलब है कि प्रतिषेध ना भी प्रक्रिया चल रही है, कार्यवाही चल रही है, तब कार्यवाही भंग ना हो इसलिए रोकने के लिए जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण कार्यवाही हो चुका है तो उसको पलटने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। अगर किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, ठीक है, उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले को अगर किसी ने निर्णय दे दिया है, उस निर्णय को रद्द करने के लिए क्या जारी किया जाएगा? उत्प्रेषण, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। प्रतिषेध कब जारी किया जाएगा? जब कार्यवाही चल रहा होगा, आदेश अभी नहीं आया है,
अगर बड़े न्यायालय को लग रहा है कि छोटा न्यायालय इसमें आदेश नहीं दे सकता या देने लायक नहीं है, तो वो अपने पास मंगवाता है, तो उसको बोलेंगे क्या? प्रतिषेध। उत्प्रेषण किसको बोलेंगे? जब उसने आदेश दे दिया है, अपनी सीमा से बाहर जाके आदेश दे दिया है और बड़े न्यायालय को लग रहा है कि छोटा न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो या तो विधि के आधार पे सही नहीं है या कुछ गड़बड़ी है उसमें, तो इस केस में उत्प्रेषण जारी कर सकता है बड़ा न्यायालय। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा है प्रतिषेध रिट कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जाता है, अंतिम आदेश पारित होने से पहले जारी किया जाता है, जबकि अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद कौन सा जारी किया जाएगा? उत्प्रेषण। अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद कौन सा जारी किया जाएगा? उत्प्रेषण जारी किया जाएगा। ठीक है, नीचे एक लाइन कट गया है, तो अंतिम आदेश जब पारित हो जा रहेगा तो उत्प्रेषण जारी करके उसके जो आदेश है उसको बदलने का अधिकार होगा किसके पास? बड़े न्यायालय के पास। क्लियर? ये चौथा रीट था। पांचवें रीट में आएंगे। देखो यहाँ लिखा है न्यायालयिक और अर्धन्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी किया जाएगा। जैसे प्रतिषेध जारी किया जा रहा था ना न्यायालय वाले क्षेत्र में, तो वैसे ही उत्प्रेषण जो सर्टियरी है वो भी न्यायालय वाले क्षेत्र में ही लागू किया जाएगा। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जब वह व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है। नॉर्मल रूप से क्या किया जाता है? न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के लिए जारी करता है। लेकिन स्पेशल केसेस में अगर वो बहुत बड़े स्तर पे अधिकारों को प्रभावित करता हो तो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है कि अगर कोई आदेश दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो विधि सम्मत नहीं है, तब वो जारी कर सकता है हम बड़ा न्यायालय। ठीक है, किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? विधायी और निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। विधायी व्यक्ति, विधायी निकाय या निजी व्यक्ति अथवा निकाय के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। ठीक है, क्लियर? प्रतिषेध और सर्टियरी में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है? प्रतिषेध जो कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, जबकि उत्प्रेषण जो सर्टियरी है वो कब जारी किया जा सकता है? कार्यवाही आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि उत्प्रेषण जब जारी होगा ना, तो इसका मतलब आदेश दिया जा चुका था पुराने न्यायालय द्वारा, तो बड़े न्यायालय ने उसके आदेश को पलटने के लिए या आदेश में संशोधन करने के लिए ये रीट जारी किया है। ठीक है, क्लियर? चलो लास्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्यों वारंटो। ठीक है, मतलब इसका मतलब है किस अधिकार से आपने ये किया। तो कई बार जिसको क्या बोलते हैं, कारण बताओ नोटिस बोलते हैं ना, ऐसे सामान्य भाषा में वैसी टाइप का है। ठीक है, कि किस अधिकार से आपने ये कदम उठाया, किसके मतलब कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण हो गया, सार्वजनिक पद पर कोई भी व्यक्ति है, तो उसके जो दावे हैं उसकी वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय जारी करता है क्या? क्यों वारंटो। मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति के घर को प्रशासन ने बिना नोटिस दिए तोड़ दिया है, ठीक है, और अगर उस आदमी को लगता है कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है, तो वो जाएगा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेने। तो सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी से पूछेगा किस अधिकार से आपने, अधिकार परीक्षा रीट जारी करके पूछेगा कि किस अधिकार से आपने उसके घर को तोड़ा। अगर वो सब लीगली है तो तोड़ने का अधिकार नहीं है, अगर उसका घर लीगल है तो। ठीक, तो वैसे ही ये केवल किसी व्यक्ति द्वारा मूल सार्वजनिक पद ग्रहण करने के मामले में ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, कोई सार्वजनिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया है जो कि संविधान सम्मत नहीं रखते, तब जारी किया जाएगा। इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता लिपिक वर्ग पद, छोटे पद जो लिपिक वगैरह हैं, वो तो अपने अधिकार से नहीं होते, जैसा निर्णय होता है उस हिसाब से करते हैं, पर निजी व्यक्ति, इन दोनों के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। बाकी सार्वजनिक पद पर बैठे हर व्यक्ति के खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है जो प्रभावित करता हो लोगों को। ठीक है, किसी भिक्षुक व्यक्ति द्वारा इसकी मांग की जा सकती है, जरूरी नहीं कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही मांग करे, ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अधिकार परीक्षा की मांग करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ही पीड़ित हो। अगर आप अगर पीड़ित हैं तो आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर भी आपके एवज में कोर्ट जाके अधिकार परीक्षा की मांग कर सकते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अधिकार परीक्षा की मांग जरूरी नहीं कि पीड़ित ही करे, कोई भी कर सकता है उसके एवज में। ठीक है, चलो अब ये महत्वपूर्ण चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच रीट अधिकारिता की थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे। देखो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उच्चतम न्यायालय के पास जो मूल क्षेत्राधिकार है, अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है अनुच्छेद 32 के तहत, मतलब ये केवल मूल अधिकारों के मामले में रीट जारी कर सकता है। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के पास व्यापक क्षेत्राधिकार है, ये मूल अधिकार के साथ साथ साधारण कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। मूल अधिकार के लिए तो कर ही सकता है, साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकता है।
इसका क्षेत्राधिकार व्यापक राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, तो देश के किसी हिस्से में भी अगर मूल अधिकार का हनन हो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, तो उसके खिलाफ जारी कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय के पास संकीर्ण क्षेत्राधिकार है, मतलब जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उस राज्य में प्रभावित अगर कोई व्यक्ति है तभी जारी कर सकता है, राज्य के बाहर का व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, तो देश के किसी भी हिस्से में जारी करने का अधिकार किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। राज्य उच्च न्यायालय बहुत सारे, हर राज्यों में लगभग एक उच्च न्यायालय होता है, कुछ कुछ को छोड़ के, तो उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करेगा। अनिवार्य अनुच्छेद 32 के तहत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 32 क्या है? ऑलरेडी मूल अधिकार का पार्ट है, आपको पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बोलते हैं। जबकि ये जो है ना अनुच्छेद 226 ये विवेकाधीन अधिकार है किसका? उच्च न्यायालय का। ये इसमें आप मांग नहीं कर सकते कि 226 के तहत मेरे को रिट जारी करके दो, नहीं, वो उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कि मेरे को रिट जारी करना है कि नहीं करना है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 अनिवार्य मूल अधिकार है, तो इसके खिलाफ आप अब जाएंगे कि ये रिट जारी कर दो, तो कोर्ट देखेगा कि हाँ ये मांग सही है तो रिट जारी कर देगा। लेकिन 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास अधिकार है, वो विवेकाधीन शक्ति है कि वो पहले चेक करेगा कि आप जो मांग कर रहे हो वो सही है कि नहीं, और उसका करना नहीं करना उनके मन के ऊपर है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें, 3 पॉइंट याद रखेंगे। मूल अधिकार के मामले में ही जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ साधारण कानून अधिकार के खिलाफ भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे भारत में जो भी व्यक्ति है, जो भी निकाय है, उसके खिलाफ जारी करने का अधिकार है, जबकि इसके पास राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 32 अनिवार्य मूल अधिकार है, तो आप जो मांग करेंगे वो देना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का जो रिट अधिकारिता है ये उसकी विवेकाधीन अधिकार है, वो देना ना देना उसके ऊपर है। ठीक है, एक और पॉइंट है, अच्छा उसी में का है, न्यायालय अपने रिट का क्षेत्र का इनकार नहीं कर सकता। मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के अधिकार का उल्लंघन या उसको खारिज नहीं कर सकता, जबकि क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, क्योंकि विवेकाधीन है। उच्च न्यायालय 226 के तहत चाहे तो रिट जारी करने के जो आपकी मांग है उसको खारिज कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मांग को खारिज नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, ये उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा अनुच्छेद 32 के प्रमुख प्रावधान। 5 रिटों के बारे में हमने देखा कौन कौन से। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण ससर प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर किसी ने अवैध हिरासत में रखा है तो निजी हो चाहे सार्वजनिक को, दोनों के खिलाफ हैबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, आदेश किसको दिया जाएगा? सार्वजनिक प्राधिकरण को ही दिया जाएगा। तो न्यायालय जो है वो सार्वजनिक अधिकारी, कर्मचारी या न्यायालय सभी को क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है अगर वो अपने काम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, प्रतिषेध, अभी कार्यवाही पूर्ण नहीं हुआ है छोटे न्यायालय का, बड़े न्यायालय चाहे तो उस कार्यवाही को रोक सकता है, अपने पास मंगवा सकता है, इसलिए जारी करता है प्रतिषेध। कार्यवाही पूर्ण हो गई है और बड़े न्यायालय को लग रहा है कि छोटे न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो विधि सम्मत नहीं है, तो क्या कर सकता है? उत्प्रेषण जारी करेगा, शर्तेरी जारी करेगा और उसे अपने पास मंगा लेगा और उसमें चेंजेस कर देगा, या उसमें जो भी है उलट पलट जो भी तुमको करना है वो कर सकता है। ठीक है, अंतिम में हमने क्या देखा? अधिकार परीक्षा देखा। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आपने ये किया? तो ये जो है ये न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पद पे आसीन व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकता है कि आपने जो काम किया है, जो कार्य किया है वो किस अधिकार से किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जारी करे, जरूरी नहीं है उसके एवज में कोई दूसरा व्यक्ति भी अधिकार परीक्षा की मांग कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो शक्तियां हैं रिट अधिकारिता से संबंधित, उसके विषय में हमने चर्चा किया कि उच्चतम न्यायालय के पास संकीर्ण क्षेत्राधिकार है, केवल मूल अधिकार के मामले में जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के पास व्यापक क्षेत्राधिकार है जारी करने के लिए ना, कि ये साधारण कानूनी उल्लंघन के मामलों में भी जारी कर सकता है, मूल अधिकारों के मामले में भी जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश में जारी करने का अधिकार रखता है, जबकि उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 32 के तहत जो हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट अधिकारिता देने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि 226 विवेकाधीन है, इसमें हाई कोर्ट जो है क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर अनुच्छेद 32 के प्रमुख प्रावधान और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ये सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बार बार आप रिवाइज कीजिए और ऐसी
महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।